हेलो दोस्तों। तो हम आज देखेंगे ज्ञान बिंदु दरोगा बुक के प्रैक्टिस सेट 2 पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैटेराइट मृदा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लैटेराइट मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मृदा में मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मोटे अनाजों एवं मसालों की कृषि की जाती है, परंतु इसे कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में रखते हैं। इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपाद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा के पठारी क्षेत्रों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों, छोटा नागपुर पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नन्हवा सेवा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नहावा सेवा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिकतम बंदरगाह है, जिसे 1988 से 89 ईस्वी में देश का 12वां बंदरगाह घोषित किया गया था। इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई के बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए मुंबई के उत्तर में नवी मुंबई में किया गया है। चेन्नई भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है जिसे 1859 में बनाया गया था। तूतीकोरिन भारत के दक्षिणी पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम बदलकर चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। भारत सरकार ने तूतीकोरिन में नौसैनिक अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। मई 2015 में पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उत्तराखंड की अन्य प्रमुख घाटियाँ, दून घाटी, यह शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यह अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। जोहार घाटी, इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया। धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मगंगा नदी द्वारा हुआ है। शोर घाटी, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यास नदी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्यास नदी पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। यह रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। यह हरिके नामक स्थान पर सतलुज में मिलती है तथा इनके मिलन स्थान पर ही हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पंचनद प्रमुख है। इसके अंतर्गत सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी आती है। ये पांचों नदियाँ संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठनकोट के पास मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुग्धधारा जलप्रपात, मांडवी नदी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी पर नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर है। धुआंधार दुग्धधारा कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है। प्रमुख जलप्रपात एवं अवस्थिति जलप्रपात नदी और राज्य जोग, गोरसोप्पा, महात्मा गांधी, शरावती नदी, कर्नाटक,
चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और इसका राज्य है राजस्थान। कोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी कर्नाटक। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक। कुचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा है। दसम जलप्रपात कांची नदी झारखंड। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मकालू, धौलागिरी, नांगा पर्वत, अन्नपूर्णा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8186 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ बृहद हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा नेपाल इसकी सर्वोच्च चोटी है। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ चोटी और ऊंचाई मीटर में माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, नामचा बरवा 7756 मीटर, केदारनाथ 6945 मीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक और दो। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारत में अधिकांश कोयला 95% से अधिक गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है, जो मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। बिटुमिनस कोयला को धातु शोधन कोयला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होती है, जिससे ये उद्योगों हेतु सर्वोत्तम समझे जाते हैं। कोयले में सल्फर की मात्रा जितनी कम हो उतनी बेहतर मानी जाती है, क्योंकि सल्फर जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यह वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। यह वातावरण को प्रदूषित करती है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। यह उद्योगों के उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त कर सकती है। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्गापुर। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। इसे कोयला रानीगंज, झरिया व बराकर की खान से लौह अयस्क, गुआ खान, सिंहभूम झारखंड से जल विद्युत दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, लौह अयस्क क्षेत्र के समीप अयस्क, कोयला व लौह के मध्य अवस्थित, तटीय क्षेत्रों में अवस्थित, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, और लौह अयस्क क्षेत्र के समीप भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, विजयनगर, सेलम। कोयला व लौह के मध्य अवस्थित जमशेदपुर, भद्रावती, राउरकेला। तटीय क्षेत्रों में अवस्थित विशाखापत्तनम और गोपालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उपर्युक्त राज्यों में से पश्चिम बंगाल 1028 का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। पहला बिहार 1106, दूसरा पश्चिम बंगाल 1028, तीसरा केरल 860, चौथा उत्तर प्रदेश 829, पाँचवा हरियाणा 573। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 का है। क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड वाला ग्रह बृहस्पति है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति के बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की भी उपमा प्रदान की गई है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सामून अरब क्षेत्र। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। सामून गर्म प्रकृति के स्थानीय पवन है जो ईरान में प्रवाहित होती है। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें प्रकृति और क्षेत्र। चिनूक गर्म एवं शुष्क रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल। फॉन गर्म एवं शुष्क आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल। शामल गर्म शुष्क व रेतीली इराक एवं फारस की खाड़ी। बोरा ठंडी शुष्क हवा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट। जोराना ठंडी एवं शुष्क हवा जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। चिली, मोजाम्बिक और नामीबिया। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। उपर्युक्त देशों में चिली, मोजाम्बिक और नामीबिया के मकर वृत्त गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों 3 महादेशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा या वृत्त को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 ये सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन असत्य नहीं है? मतलब सत्य चुनना है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। उपर्युक्त में से केवल विकल्प 3 असत्य नहीं, अन्य सभी विकल्प असत्य हैं। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद में परामर्श में से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। ए युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपात। बी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। सी वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 आपात उपबंधों के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सदस्य की। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए कम से कम 25 सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। गण पूर्ति कोरम सदस्यों का न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति के
से सदन का कार्य संपादित होता है। अनुच्छेद 100 में यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होना आवश्यक है। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। इनमें से 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, इसमें 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। लोकसभा को पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह जनता के सीधे वोट से चुनी जाती है और भारतीय लोकतंत्र में इसका प्रमुख स्थान है। सरकार मंत्रिपरिषद का गठन और अस्तित्व लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार गिर जाती है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। बजट या धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है। राज्यसभा उस पर संशोधन सुझाव दे सकती है परंतु अंतिम निर्णय लोकसभा का ही मान्य होता है। राज्यसभा उच्च सदन, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिनिधि होते हैं जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना दिया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का संरचना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। नंबर 17। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह अब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 174 का 2। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 के तहत विधानसभा को विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। विधानसभा का विघटन निम्न कारणों से हो सकता है। कार्यकाल पूरा होने पर, सरकार को जनादेश लेने की जरूरत महसूस होने पर, राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन किया जाना, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर, अनुच्छेद 356, जहाँ तक एक तरफ 17वां सदन के एक सत्र को समाप्त करता
है तो वही दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभाओं की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 174 का एक विधानमंडल के सत्र बुलाने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 174 सामान्य सत्र सत्रावसान और विघटन की सामान्य चर्चा करता है, लेकिन विशेष शक्ति 174(2) में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक 6 माह के अंदर की गई थी। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी 141 बैठकें हुई थी। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा N माधव राव BL मित्र के स्थान पर, सातवां DP खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में फ्रांस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। मूल अधिकार विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसड्यूसर। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ट्रांसड्यूसर सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। सूचना स्रोत प्रेषित सिग्नल चैनल, अभिग्रहित सिग्नल अभिग्राही, संदेश सिग्नल सूचना उपयोगकर्ता, नॉइज शोर, किसी व्यापक संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख,
ट्रांसड्यूसर कोई युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सिग्नल प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को सिग्नल या संकेत कहते हैं। वाक सिग्नलों के लिए 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज का आवृत्ति प्रास उपयुक्त माना जाता है। रब नाइज रब उन अवांछनीय सिग्नलों से है जो किसी संचार व्यवस्था में संदेश सिग्नलों के प्रेषण तथा संसाधन में विक्षोभ का प्रयास करते हैं। प्रेषित प्रवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बनाता है। अभिग्राही कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछनीय संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर समताप मंडल का भाग रेडियो तरंग एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से लघु रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। नंबर 23 फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर ऐसे सवाल को बनाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है सेल्सियस/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। क्वेश्चन नंबर 24 एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 यूनिट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किलो वाट घंटा बराबर वाट गुने घंटा बटे 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टैकोमीटर दावांतर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टैकोमीटर एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल किसी मशीन या सॉफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। इसे वेगमापी भी कहा जाता है। टैकोमीटर का इस्तेमाल मोटर, डिस्क या शाफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं।
1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में उपयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर एक उपकरण है जो हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। मापन यंत्र अनुप्रयोग। अक्यूमलेटर इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। पाइरोमीटर सूर्य से आने वाले सीधे प्रकाश सौर विकिरण को मापने में किया जाता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में किया जाता है। बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन के माप के द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पसीने का मुख्य उपयोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित करने में होता है। जब भी शरीर का तापमान बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस पसीने से बनने वाली त्वचा की ग्रंथियों को संकेत भेजने के लिए जिम्मेदार होता है। पसीने में पानी और कुछ लवण होते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पसीना अधिक निकलता है। पंखा चलने पर यह पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारंगी। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों के बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड 1.3 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। माध्यम प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल हवा में 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 29 वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस धातु वस्तु से परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिपोजिनस। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। डिपोजिनस निक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। डिपोजिशन सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन की विपरीत प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए सर्दियों में हवा में मौजूद जलवाष्प सीधे बर्फ में क्रिस्टल के रूप में जम जाता है बिना पानी बने। डिपोजिशन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसका मतलब है कि इसमें ऊर्जा निकलती है। डिपोजिशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रणालियों में होता है, जैसे कि ठोस का निर्माण, कोटिंग्स का निर्माण और मौसम की घटनाएं इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 30 विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। विद्युत अपघटन में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का योग होता है या
ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अपचयन ऑक्सीकरण के विपरीत होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है या ऑक्सीजन का योग होता है। अपचयन और ऑक्सीकरण हमेशा एक साथ होते हैं और ऐसी प्रतिक्रियाओं को रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवां तत्व गुणों में प्रथम तत्वों के समान है। जैसा कि संगीतिकी स्वर न्यूलैंड में 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने हाइड्रोजन तत्व से प्रारंभ करके थोरियम तत्वों पर समाप्त कर दिया था, जो उस समय का 56वां तत्व था। न्यूलैंड सभी ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित करने में असमर्थ थे। इस दिशा में प्रथम प्रभावशाली प्रयास मेंडलीफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3OH और C2H5OH। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। समजातीय श्रेणी के लिए CH3OH और C2H5OH का युग्म सही है। सजातीय श्रृंखला समान कार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुण वाले कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला है, जिसमें प्रत्येक क्रमिक सदस्य CH2 समूह से भिन्न होता है। समजातीय श्रृंखला में क्रमागत सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है। मेथनॉल CH3OH और इथेनॉल C2H5OH अल्कोहल समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। C2H5OH और CH3OH के बीच अंतर C2H5OH CH3OH बराबर CH2 है। इसीलिए CH3OH और C2H5OH समजातीय श्रेणी के लिए सही युग्म बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, जिसका अर्थ है कि एक सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण विभिन्न कोशों में होता है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे और सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। निम्नलिखित में से मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। अपरूप एक ही तत्व के विभिन्न रूप जो भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में समान होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है। मीथेन CH4 एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक यौगिक है, न कि कार्बन का अपरूप। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जलवायु परिवर्तन में दूसरी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है जो प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों दोनों से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि यह धीरे धीरे दहन के साथ जलता है। कोयले को जलाने से उसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। कोयला को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा में योगदान देता है, और कणिका पदार्थ जैसे प्रदूषक निकलते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले को भंजक आसवन की प्रक्रिया द्वारा संसाधित करके लाभदायक पदार्थ जैसे कोक, कोल गैस तथा कोलतार प्राप्त किए जाते हैं। इसका उपयोग वाष्पित्र इंजनों और भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ट्रिप्सिन बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है जिससे पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। पाचक एंजाइम कार्य। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में लाइपेज वसाओं को वसीय अम्ल में सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में एमाइलेज मल्टोज को ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 37। एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का वाल्व। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का वाल्व एओर्टिक वाल्व बाएं निलय और महाधमनी के बीच स्थित एक वाल्व है। यह वाल्व बाएं वेंट्रिकल में से महाधमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अन्य तथ्य। हृदय की सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम, हृदय की सबसे भीतरी परत एंडोकार्डियम, हृदय की मध्य परत मायोकार्डियम। माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 से 12 दिन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 10 से 12 दिन की माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था 10 से 12 दिनों की होती है। पुटिका प्रावस्था मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होती है और अंडोत्सर्ग तक रहती है। इस प्रावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है और अंडाशय अंडे को निषेचन के लिए तैयार करते हैं। औसतन मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन यह 21 से 35 दिनों तक भी सामान्य माना जाता है। 39 हिपेटोलॉजी संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत का अध्ययन। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो यकृत, पित्ताशय और पित्त नलिकाओं के अध्ययन और उनसे संबंधित विकारों के उपचार से संबंधित है। रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन तंत्रिका विज्ञान कहलाता है। मानव सौंदर्य का अध्ययन कालोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जब पुष्प का लेवल अंडाशय फल में विकसित होता है, वास्तविक फल जो केवल पुष्प के परिपक्व और पके हुए अंडाशय से विकसित होता है, अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड फल के बीज पैदा हो करते हैं, ऐसे फल को वास्तविक फल कहते हैं। वास्तविक फल अथवा सत्य फल के उदाहरण हैं आम, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर, कीवी, प्लम आदि। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू मूल। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। आलू मूल। आलू एक तना होता है जिसे कंद कहते हैं, न कि मूल, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रकंद, अदरक, हल्दी, कला, कमल, फर्न, शतावरी आदि। सलकंद, प्याज, धनकंद, बंडा, केसर, कंद, आलू। क्वेश्चन नंबर 42। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य। योजना के अंत तक आधारित संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर GDP के 9% तक लाने का लक्ष्य।
योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य है। योजना के अंत तक सभी गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ना। योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण। क्वेश्चन नंबर 43, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। इन 1 करोड़ परिवारों की क्रय शक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा भी बहुत कम थी। इसीलिए सरकार द्वारा इन 1 करोड़ परिवारों को अधिक सब्सिडी प्रदान की गई। इन चिन्हित परिवारों को ₹2 प्रति किग्रा की दर से गेहूं तथा ₹3 प्रति किग्रा की दर से चावल मुहैया कराया जाता है। शुरुआत में प्रति माह 25 किग्रा अनाज दिया जाता था, जिसे 1 अप्रैल 2002 से 35 किग्रा प्रति माह कर दिया गया। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इसमें इस योजना के आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 44, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का न केवल प्रभुत्वशाली क्षेत्र है बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, जिसका निर्यातों में भी महत्वपूर्ण योगदान है तथा जो बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान करता है। भारत के सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, भंडार, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक सेवाएं तथा निर्माण कार्य से संबंध सेवाएं इत्यादि। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि जो देश विकास पथ पर अग्रसर होते हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। सेवा क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया। इस नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया। प्रथम श्रेणी, इनमें 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए जिन पर सरकार का नियंत्रण रखा गया। ये 3 उद्योग थे अस्त्र शस्त्र व युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा एवं रेल परिवहन। द्वितीय श्रेणी, इसमें 6 उद्योग रखे गए हैं जिनके स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया, परंतु पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया। इन उद्योगों में शामिल थे कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन उपकरणों का निर्माण। तृतीय श्रेणी, इनमें 18 उद्योगों को रखा गया है जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण से चलाए जाने थे, जैसे मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र आदि। चतुर्थ श्रेणी, शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए रखा गया, परंतु उद्योग विशेष की प्रगति असंतोषजनक होने पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 46, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए इनमें से सभी कारक आवश्यक है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी, अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। अस्थायी पूंजी औजार, मशीन, भवन। कार्यशील पूंजी कच्चा माल और नगद पैसा। चौथी आवश्यकता मानव पूंजी है। इसमें ज्ञान और उद्यम को आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1982 ईस्वी में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। भारतीय निर्यात आयात बैंक भारत में एक विशेष वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बैंक का प्राथमिक कार्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना, सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देना है। यह भारत सरकार के स्वामित्व में है और एक वैधानिक निगम के रूप में कार्य करता है। इसका संचालन भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 द्वारा शासित होता है। एग्जिम बैंक भारतीय निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इन सेवाओं में निर्यात ऋण, प्री शिपमेंट ऋण, पोस्ट शिपमेंट ऋण और विदेशी निवेश वित्त शामिल है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की प्रथम महिला लोकसभा में महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नेहलता श्रीवास्तव। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। यह एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक है जो 1 दिसंबर 2017 से नवंबर 2020 तक लोकसभा की 16वीं महासचिव था। वे 29 नवंबर 2017 को लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा जिसमें वे 34% मतों से पराजित हुई। वायलेट अल्वा भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति थी। वे भारत में उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाली पहली महिला वकील थी और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। वे भारत की राजनेता तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। महिला श्रेणी में भारत में प्रथम महिला। भारत रत्न से सम्मानित श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यसभा की महासचिव एवं मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी। महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यन। महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश मीरा साहिब फतिमा बीबी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली एल लम्सडेन। हॉकी 1961 ईस्वी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली अमृता प्रीतम। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली रीना कौशल। धर्म सक्टू। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जनवरी को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। मेघालय राजधानी शिलोंग। निर्माण या गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी। मुख्य भाषा गारो एवं खासी तथा अंग्रेजी। राजकीय पशु मेघमय तेंदुआ क्लाउडेड लेपर्ड। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राजकीय फूल ऑर्चिड। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1। जिला की संख्या 11। परीक्षा उपयोगी मुख्य राज्यों की
प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस एवं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या। राज्य स्थापना दिवस, विधानसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश स्थापना 24 जनवरी, विधानसभा की सीट 404 है और लोकसभा 80, राज्यसभा 31। ओडिशा 1 अप्रैल का स्थापना दिवस, 147 विधानसभा अध्यक्ष और 21 लोकसभा अध्यक्ष, 10 राज्यसभा अध्यक्ष। तमिलनाडु 14 अप्रैल, 234, 39, 18। मणिपुर 21 जनवरी, 60, 2, 1। त्रिपुरा 21 जनवरी, विधानसभा सीट 60 और लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1। नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर, विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट 1। क्वेश्चन नंबर 50। लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा जर्मनी का है। ये एयरलाइंस यूरोप की सबसे बड़ी वायु सेवा है। स्थापना 1953 में, प्रचालन आरंभ 1954, मुख्यालय कोलोन, जर्मनी। विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं एवं देश। विमान सेवा देश: कोपा, पनामा, इबेरिया, स्पेन, पैन अमेरिकन एयरवेज यूएसए, स्विस एयर स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश एयरवेज और जाट यूके, एयर फ्रांस फ्रांस, एयर इंडिया भारत, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस लेबनान, इटालियन एयरलाइंस एलिटेलिया इटली, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया, एरियल सर्विस। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस, कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग, पोलिश स्टेट एयर सर्विस लॉट, पोलैंड। KLM रॉयल डच एयरलाइंस, नीदरलैंड, आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस, आयरलैंड, ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, पूर्वी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 51। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडिसन कीज। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज यूएसए ने जीती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के विजेता तथा उपविजेता। श्रेणी विजेता, उपविजेता: पुरुष एकल जैनिक सिनर इटली, अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी। महिला एकल मेडिसिन कीज यूएसए, आयरना सावालेंका बेलारूस। पुरुष डबल हैरी हेली ओबारा तथा हेनरी पैटन, सिमोन बिलेली तथा एंडिया वावासोश्री। महिला डबल कतेरिना सिनियाकोवा तथा टेलर डाउनसेंड, सुबेई हसीह तथा जेलेना ओस्टापेंको। मिश्रित ओलिविया गैडिकी तथा जॉन पियर्स, किम्बरली बिरेल तथा जॉन पैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 52। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता था। इसका आयोजन पाकिस्तान तथा संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त रूप से हुआ था। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। मलेशिया में आयोजित दूसरा महिला अंडर 90 T20 विश्व कप भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। क्वेश्चन नंबर 53। भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारत विश्व का चौथा देश बन गया है जो उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
यह हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है। भारत से पहले रूस, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षमता का सफल परीक्षण कर चुका है। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों DRR धान 100, कमला तथा पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, त्रिपुरा के रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की। क्वेश्चन नंबर 55, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने का सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम 400 रुपया निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसी के तहत काम के 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने को भी कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6327। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 327 डॉल्फिन पाया गया है। इनमें गंगा डॉल्फिन की संख्या 324 तथा सिंधु डॉल्फिन की संख्या 3 है। उत्तर प्रदेश राज्य में डॉल्फिनों की संख्या सर्वाधिक 2397 है तथा बिहार में 2220 है। यह रिपोर्ट 8 राज्यों की 28 नदियों के अध्ययन पर आधारित है। 3 मार्च 2025 को विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। 2 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या राम मंदिर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इंग्लैंड की संस्था ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सुरक्षा मानकों के साथ निर्माण का परीक्षण कर इसे दिया है। अन्य महत्वपूर्ण सम्मान या पुरस्कार, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को एस्कोच 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीरजा माधव को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्रदान किया गया है। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2015 में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। केंद्र सरकार ने राज्यों के सहयोग से स्वदेश दर्शन 2.0 चुनौती आधारित गंतव्य विकास और पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता जैसी योजनाओं के तहत 116 नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए स्वीकृति दी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को किया गया। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड से किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है। इस पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में किया गया। परीक्षोपयोगी कुछ महत्वपूर्ण नवीनतम पुस्तक एवं लेखक। पुस्तक लेखक भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह, फिर उगना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित पार्वती तिर्की, विटनेस साक्षी मलिक, इंडिया जिमिल शॉ, केवी सुब्रमण्यम, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर सिन्हा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यह बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 29 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में की गई। परीक्षोपयोगी कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियां 2024 से 25, परमेश शिवमणि भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष संतोष यादव को नियुक्त किया गया है। अतनु चक्रवर्ती को HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रितु बाहरी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बिहारी को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति तिथि 4 फरवरी 2024। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गीता बत्रा को विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून बनी है। यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति की ADS नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, रिपोर्ट या सूचकांक जारीकर्ता वर्तमान में भारत का स्थान प्रथम स्थान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 IMF जारीकर्ता वर्तमान भारत का स्थान 72वां और प्रथम स्थान सिंगापुर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, तो जारीकर्ता हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत का स्थान 96वां और प्रथम स्थान डेनमार्क का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, जर्मन वाच जारीकर्ता हो जाएगा और भारत का स्थान 10वां, प्रथम 3 कोई नहीं, फोर्थ है डेनमार्क। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, जर्मन वाच
और भारत का स्थान छठा और प्रथम स्थान डोमिनिका। एशिया पावर सूचकांक 2024 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी जारीकर्ता हो जाएगा और भारत का स्थान तीसरा और प्रथम स्थान अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 64 हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देना व राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करना है। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण शुरू किए गए पहल 2024 से 25 पहल, जारीकर्ता और उद्देश्य। नई दिशा पहल, दिल्ली पुलिस स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए। पशु औषधि पहल, भारत सरकार किसानों और पशुपालकों को सस्ती पशु चिकित्सा दवाइयाँ उपलब्ध करना। E0 FIR पहल, अमित शाह गृह मंत्री 14C के तहत साइबर अपराधियों से निपटने हेतु। तेरे मेरे सपने पहल, राष्ट्रीय महिला आयोग शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना। यह देश के 9 राज्यों में शुरू की जाएगी। हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल, झारखंड सरकार जनजातीय विरासत को राष्ट्र की संस्कृति और शासन संरचना में एकीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मर्क्यूसर व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारत और अर्जेंटीना ने भारत मर्क्यूसर व्यापार समझौता को विस्तार देने पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2025 में अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहला भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी के टू द सिटी से सम्मानित किया गया। भारत तथा ब्राजील ने भी भारत मर्क्यूसर व्यापार समझौता के विस्तार देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 66 हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 180। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वर्ष 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की 180वीं वर्षगांठ मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में त्रिनिदाद तथा टोबैगो की यात्रा की थी। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच 6 समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया तथा वहां के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो भीम UPI को अपनाने वाला विश्व का 8वां देश तथा पहला कैरिबियन देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 67 हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को तेलंगाना सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मनाने की घोषणा की गई। हाल ही में शुरू किए गए कुछ नवीन दिवस तिथि समर्पण दिवस 11 फरवरी, मैत्री दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई, नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण थी। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2, द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकरण निघंटु।
तो चलिए इसका सल्यूशन देख लेते हैं। मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु को पुनर्जीवित किया है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी डोकारा कलाकृति भेंट की। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश चीन एवं अमेरिका के बाद भारत बना जनवरी 2025 में। क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की। यह किस कला में बनी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढोकरा कला। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एक अनोखी ढोकरा कला से बनी पीतल की नींव भेंट की, जिसमें मोर की आकृति पर एक आदिवासी सवार को दर्शाया गया है। ढोकरा कला का अन्य नाम गढ़वा कला भी है। बस्तर जिले के कोंडागांव के कारीगर ढोकरा मूर्तियों पर काम करते हैं। इस कला से बनाई गई मूर्ति का सबसे पुराना नमूना मोहनजोदड़ो की खुदाई में से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में 2 भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र एवं भागवत गीता को यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट नामक संस्था द्वारा जारी की गई है। डीपीएस फ्लेमिंगो झील को हाल ही में महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया है। हाल ही में प्राप्त गुटा लाल अभिलेख में प्राकृतिक आपदा सूखा का उल्लेख है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत तेसरप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2030। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है। बिहार सरकार के आगामी विषय लक्ष्य वर्ष एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030, हेमेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030, सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य 2040, बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य 2070, टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025, हर खेत पानी का लक्ष्य 2025, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य 2029, बिहार से खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2026। क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को की गई है। जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू किया, जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई, बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, शहीद दिवस 15 फरवरी, विजयोत्सव दिवस कुंवर सिंह से संबंधित 23 अप्रैल, आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह की 14 तारीख, परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख, मद्य निषेध दिवस 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 72। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यौगिक। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं।
दो या दो से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के उदाहरण निम्न हैं। उदाहरण: पुस्तकालय बराबर पुस्तक प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 73, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अंशुमाला शब्द का समास विग्रह: अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य है। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, अपने पदों से भिन्न भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण: त्रिलोचन तीन आँखों वाला अर्थात शिव। चतुर्भुज चार है भुजाओं जिसकी अर्थात विष्णु। क्वेश्चन नंबर 74, डैश बदलते रहना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करवटे। क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। He said to me, you have been a great help to me। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। He told me that I had been a great help to him। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। He told me that I had been a great help to him। दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्न परिवर्तन करना होगा। said to me told me में बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य दैट का प्रयोग होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू आई में बदलेगा। हैव बीन हैड बीन में बदलेगा। मी हिम में बदलेगा। किस प्रकार होगा? ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू हिम। नंबर 76, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दबे पाँव चलो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉक ऑन द टिप टोज। क्वेश्चन नंबर 77, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रद्योत का हो जाएगा अवंती, और उदयन का हो जाएगा वत्स्य, और प्रसेनजीत का हो जाएगा कौशल, और अजातशत्रु का हो जाएगा मगध। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चंड प्रद्योत या प्रद्योत। शासक अवंती का शासक, राजधानी उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती का महिष्मती। राजवैद्य जीवन। अवंती नरेश प्रद्योत के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को मगध नरेश बिंबिसार द्वारा अवंती भेजा गया था। उदयन शासक वत्स्य का राजा, राजधानी कौशाम्बी। विस्तार वत्स्य जनपद का विस्तार प्रयागराज के आसपास था। प्रसेनजीत शासक कौशल का शासक, राजधानी श्रावस्ती। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या। समकालीन महात्मा बुद्ध के समकालीन विस्तार। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में नई सदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। अजातशत्रु शासक मगध का शासक, राजधानी प्राचीन राजधानी राजगिरी या ग्रीवरज, कालांतर में राजधानी पाटलिपुत्र। विस्तार वज्जी को जीतकर मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 79, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4। झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ऋग्वैदिक कालीन देवता। देवता संबंध: इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के विनायक व शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। दौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। क्वेश्चन नंबर 80, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मराठों के। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता था। मोडी लिपि, मोडी उस लिपि का नाम है जिसका प्रयोग सन 1150 तक महाराष्ट्र का प्रमुख भाषा मराठी को लिखने के लिए किया जाता था। मूल शब्द का उद्गम फारसी के शब्द शिकस्त के अनुवाद से हुआ है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या मोड़ना। क्वेश्चन नंबर 81, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फाजिल मोहम्मद खान। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया। फाजिल मोहम्मद खान के 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर का समर्थन किया था। 1857 का विद्रोह एक नज़र में। प्रमुख केंद्र विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, ब्रिटिश दमनकर्ता। दिल्ली बहादुर शाह जफर, बख्त खां, जॉन निकोलसन, हडसन। लखनऊ बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस कैंपबेल। कानपुर नाना साहब तांत्या टोपे, कैंपबेल। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे, जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह, अमर सिंह, विंसेंट आयर। फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला, कैंपबेल। इलाहाबाद बनारस लियाकत अली, ब्रिगेडियर जनरल नील। बरेली खान बहादुर खां, कैंपबेल। गढ़ मंडला जबलपुर, शंकर शाह रघुनाथ शाह, कमांडर क्लर्क। नंबर 82, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब लॉर्ड वेलेजली ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारतीय बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सहायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ की। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ की गई। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अन्य राज्य थे मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेनेसर प्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यवहारिक रूप वेलेजली ने ही दिया। वेलेजली द्वारा 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की थी, किंतु 1802 ईस्वी में इसको बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट बना। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4।
मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। और दूसरा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलिलुर में हराया था। और चौथा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के समय ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था। दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 4 सही है। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अपने को नागरिक टीपू पुकारा। 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू प्रथम व्यक्ति थे जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया। टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 84, जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में साम्यवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। वर्ष, स्थल, अध्यक्ष, प्रमुख घटनाएं। 1929 में लाहौर, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम उत्सव प्रस्ताव। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन। 1936 में लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत। 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र प्रसाद कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 मेरठ, आचार्य जेपी कृपलानी, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन। आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। 1948 जयपुर, पट्टाभी सीतारमैया, स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 85, कांग्रेसी नेता के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया। इंडियन लिबरल फेडरेशन 1919 में कुछ उदारवादी नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन भारतीय उदार संघ का गठन किया। इस संघ की स्थापना में तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेज बहादुर सप्रू इस अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे। इस संघ ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई और मॉन्टेग्यू रिपोर्ट 1918 का समर्थन किया। स्वराज पार्टी जनवरी 1923, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद संसद में प्रवेश करने का प्रस्ताव C.R. दास और नेहरू द्वारा कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर कांग्रेस की सहमति नहीं बनी, जिस कारण इन दोनों नेताओं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के कांग्रेस छोड़ दिया
और 1923 के प्रारंभ में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी बनाई। उन्हें प्रो चेंजर कहा गया, जबकि उनके विरोधियों को नो चेंजर करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में किया गया था। आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने के श्रेय महादेव गोविंद रानडे को जाता है। प्रार्थना समाज द्वारा एकेश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। प्रार्थना समाज ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। महादेव गोविंद रानडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 में पुणे के डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इटली। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। इटली त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया। 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी त्रिगुट के विरोध में एक त्रिदेशीय संधि बना ली। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बेल्सिनिया की राजधानी सेरोजोवा में 28 जून 1914 ईस्वी को हुई हत्या थी। नंबर 88, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। गुलाबों का युद्ध 1455 से 1485 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड की क्रांति इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स तृतीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और सांसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। नंबर 89, बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिकी क्रांति से। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध अमेरिकी क्रांति से। बोस्टन की चाय पार्टी घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण थी। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 1765 ईस्वी में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनवे द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित किया गया। इसके विरोध में सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली तथा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के समय इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नौसैनिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित था। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में प्रथम महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिससे ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी या पेश किया गया। बोस्टन बंदरगाह पर कुछ आंदोलनकारियों द्वारा जहाज में लदे चाय को समुद्र में फेंक दिया गया। इसी कारण इसे बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
पाइराइट रोहतास, यूरेनियम गया, गैलेना मुंगेर, एस्बेस्टस बांका। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिहार प्रमुख खनिज संबंधित जिले सोना, जमुई, पश्चिम चंपारण, पाइराइट रोहतास, अमझोर, अभरक, नवादा, जमुई, गया, एस्बेस्टस मुंगेर, सोरा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, गया, मोनाजाइट, गया, मुंगेर। यूरेनियम गया, नवादा, गैलेना बांका, चूना पत्थर कैमूर, रोहतास, सीसा पटना, दरभंगा, भागलपुर, ग्रेनाइट भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, क्वार्टजाइट मुंगेर, जमुई, बेरिलियम गया, डोलोमाइट रोहतास, फेल्सपार गया, जमुई, मुंगेर, कागज रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बालू पत्थर रोहतास। नोट: पाइराइट के उत्पादन में रोहतास बिहार का एकाधिकार है। बिहार देश का कुल 95% से अधिक पाइराइट का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 जून 1857 को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12 जून 1857 की रोहिणी देवघर में 32वीं रेजिमेंट के टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर नॉर्मन लेस्ली की हत्या के साथ 1857 की क्रांति की बिहार में शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति और बिहार पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को पीर अली और वारिस अली के द्वारा किया गया। 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दिया गया। 25 जुलाई 1857 को पीर अली के फांसी की खबर सुनकर दानापुर रेजिमेंट के 3 पलटनों ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। कुंवर सिंह जगदीशपुर साहबाबाद के जमींदार और 1857 की क्रांति में बिहार के सर्वप्रमुख नेता थे। 25 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट विद्रोही सैनिकों ने मेजर होम्स सहित अन्य अधिकारियों की हत्या कर दी। दानापुर रेजिमेंट के सिपाहियों की मदद से कुंवर सिंह ने आरा पर कब्जा कर लिया। 29 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने डनबर की सेना को हराया। 14 अगस्त 1857 को आयर ने पुनः आरा पर कब्जा कर लिया। आरा से निकलकर कुंवर सिंह रीवा पहुंचे। वहां के राजा ने कुंवर सिंह का विरोध किया, परंतु जनता ने सहयोग किया। कुंवर सिंह नवंबर 1857 में नाना साहब से मिले और कानपुर के विद्रोह में उनका साथ दिया। 29 नवंबर 1857 को कानपुर पर नाना साहब का कब्जा होने के बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ की तरफ बढ़े। 15 मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने बेतवा के क्रांतिकारियों की सहायता से मिडलटन की सेना को हराया। आजमगढ़ में अली करीम एवं उनकी सहयोगियों की सहायता से अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ली ग्रांड की सेना को हराया और जगदीशपुर क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम किया। इसी दिन को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने छापामार पत्ती द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अमर सिंह एवं उनकी युद्ध पद्धति की प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ तथा सन्याल जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में उन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया। नंबर 93, 45 बच्चे की औसत आयु 14 वर्ष है। एक शिक्षक को सम्मिलित करने पर औसत 6 महीने बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37 वर्ष। ये मैथ का क्वेश्चन है, आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन 94, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2, 3, 8, 27, 112। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 565। क्वेश्चन नंबर 95,
एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यीय खंड का कोण 120 डिग्री है, उसके सतह को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, तो बने हुए शंकु का आयतन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 189.46। अगला क्वेश्चन नंबर 96। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। क्वेश्चन नंबर 97। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय के लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81:48:22। नंबर 98। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। निम्नलिखित शब्दों में से विषम युग्म को छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दही और दूध। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 100। यदि P भाग का सूचक है, Q गुना का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो 18Q 12P 4R 5S 6 किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 53। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।